नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ और इस हफ्ते एक बेहद ही विशेष अतिथि के साथ मैं आपके सबके सामने उपस्थित हूं और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर के चीफ मीडिया एडवाइज़र भी रह चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तनवीर सादिक साहब। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। और तनवीर जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका चर्चा द ट्रुथ में। जी, बहुत बड़ी अटकलें चल रही हैं और सीधा सीधा फारूक अब्दुल्ला जी ने भी कहा है कि मिलने को बुलाएंगे तो जाएंगे ज़रूर, कौन नहीं मिलना चाहेगा। और एक बड़ी बात जो देवेंद्र राणा ने कह दी है कि कब से बेकरार है नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए, और ये 2014 के बाद से तो हो ही रहा है। 370 जब हटा वहाँ से प्रदेश से, उसके बाद भी प्रस्ताव भेजा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए। देवेंद्र राणा के इन दावों में कितनी सच्चाई है? नेहा, बहुत इम्पोर्टेंट, पहले बहुत शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का कि आपने मुझे बुलाया आपने चैनल पे। बहुत सुना है आपके चैनल पे और बहुत सारे व्यूअर्स भी हैं इसके, और उसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपना पक्ष रखें और अपनी बातें रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि ये कल से जो एक कंट्रोवर्सी उठी है जिसमें कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम लोग शायद एनडीए में जाए या हम लोग बीजेपी से कोई बात कर रहे हैं। देखिए, दो तीन चीजें हैं। ये इसी वक्त क्यों बात उठी जब इलेक्शन राउंड कॉर्नर है। ये इससे पहले भी उठनी चाहिए थी। अगर ये कोई ऐसी कंट्रोवर्सी थी तो बहुत पहले उठ सकते थे। जिस शख्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, शख्स इससे पहले भी इसके बारे में बात कर सकता था, लेकिन जो ही अभी इलेक्शन का जो असेंबली और पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं वो होगा इसी वक्त क्यों होगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि कंट्रोवर्सी तब उठाओ कि जब इलेक्शन हो, ताकि लोगों के दिलों और दिमागों में कंट्रोवर्सी और थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल दे। तो मेरे हिसाब से कंफ्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं है। और जहां तक बात बीजेपी की है, देखिए आप समझिए, चाहे वो 2014 हो, चाहे 2019 के बाद कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो डीडीसी का इलेक्शन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में लड़ना हो, या चाहे आज भी अगर आपका जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता आपसे बात कर रहा है, आज भी मैं बीजेपी के खिलाफ यहां खड़ा हूं। तो अगर हम 2014 से अभी तक उसी एक स्टैंड पे हैं, तो हम क्यों बीच में स्टैंड चेंज करें? सबसे बड़ी बात तो। दूसरी बात, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो या तो हम अपना पॉलिटिकल सुसाइड करें कि हम बीजेपी के साथ जाए या उनके साथ बात करें, या तो शायद ये कहीं न तो कहीं लोग इस चीज को कंफ्यूजन में डालना चाहते हैं। कि मैं आपको आज भी बोल दूं, बीजेपी को 5 साल हो गए हुकूमत करते हुए जम्मू कश्मीर में, और पिछला इलेक्शन 8 साल पहले हुआ। अगर बीजेपी जानती कि वो इलेक्शन में जीत सकती थी, या अगर वो जानती कि वो किसी तरीके से लोगों में उन्हें इनरोड्स किया है, तो आप और मैं जानते हैं बखूबी कि बीजेपी हर एक इलेक्शन को बड़ा सीरियसली लेती है। तो शायद बहुत पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ होता, अगर उनको थोड़ा भी आयोटा होता आइडिया कि वो जीत सकते हैं। तो अब इसमें यही एक तरीका है कि कंफ्यूजन लोगों में डाल दो। जो यहाँ की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लोगों की नजरों में उसका वो इमेज खराब कर दो। तो उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता इस कंट्रोवर्सी में कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्हीं लोगों को टीवी पे चढ़ा रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका पॉलिटिकल अस्तित्व हमारी वजह से, और वो जानते हैं कि ये इस वक्त शायद कुछ इसमें से निकल आए। नहीं तो कोई बीजेपी का लीडर ये बात नहीं कर रहा है। वही कह रहे हैं जो हमारे से चले गए और किसी और जगह पॉलिटिकल पार्टी पे गए। मैं इसमें एक शॉर्ट में एक पॉइंट बताऊंगा। पिछले दिनों एक दो ज्वाइनिंग हुई है बीजेपी में, एक दिल्ली के ऑफिस में और एक जम्मू के ऑफिस में, और आप हैरान होंगे कि वो जो लोग ज्वाइन किए उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमने अभी एनसी से रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन किया, जबकि उनको 3 साल हो गए हैं और उन लोगों ने हमारे खिलाफ डीडीसी में इलेक्शन लड़के हार गए हैं एनसी के, लेकिन अभी ज्वाइन करने के बाद कहते हैं कि वो एनसी के कैंडिडेट। सो आप समझ सकते हैं, एंड वेरी नेचुरल कि ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये चीजें चलती रहती हैं। बट जैसे आपने कहा, आपने मुझे एक मौका दिया और मैंने अपना पक्ष रखा। जी, तो तनवीर साहब, जो राणा ने 3 अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया है कि 2014 के बाद 370 धारा हटाने के बाद भी प्रस्ताव भेजा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, तो क्या ये तीनों घटनाओं का जिक्र जो उन्होंने किया है, ये तीनों बार जो है झूठ बोला गया है? इन तीनों घटनाओं में ऐसा कोई भी अस्तित्व में हुआ ही नहीं, सच्चाई बिल्कुल नहीं है इसमें? बिल्कुल नेहा, बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं वही कह रहा हूं। चलिए
मैं कहता हूं 2019 के बाद अगर हम सुप्रीम कोर्ट में गए और हम मेन पिटिशनर्स थे 370 के लिए, और वो हम बीजेपी खिलाफ थे, बीजेपी के डिसीजन के खिलाफ, अगर ऐसी बात होती तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ नहीं करते? क्या हमने पहले ये डिसीजन नहीं लिया होता? हम क्यों बीजेपी के खिलाफ डीडीसी इलेक्शन में लड़े और उनको हराए? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं वही कह रहा हूं कि इस वक्त उन लोगों का ये मजबूरी है, किसी तरीके से बहुत बड़ा इलेक्शन आने वाला है, और क्योंकि अभी आपसे बात करते करते अभी सुना कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम तैयार है असेंबली इलेक्शन के लिए भी, तो जब इनको पता है तो इसका मतलब है बीजेपी के लोगों को भी पता है। तो किसी तरीके से जो जम्मू में इनकी हालत अभी बहुत बुरी है, उसको सुधारने के लिए शायद ये ऐसे तरीका करना चाहते हैं कि देखिए जी हम एनसी के साथ भी हुकूमत बना सकते हैं। बट मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं कि ये सारा बेबुनियाद है, इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। जी, अब बात मैं करना चाहूंगी सीटों के बंटवारे पर कि इंडिया गठबंधन और जिसमें पूरी ताकत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम सहयोग करेंगे और बीजेपी को हराना एक मुख्य मकसद है, भारत को बचाना एक मुख्य मकसद है, लेकिन इसके बीच अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया फारूक अब्दुल्ला साहब ने। आप इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से देखते हैं? क्या ये इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका नहीं है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। मुझे लगता है जो बोला गया उसको मिस रिप्रेजेंट किया। हमारी मीटिंग थी पार्टी हेडक्वार्टर में जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आए, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स होते हैं या लीडर्स होते हैं मीटिंग में अपनी एक राय रखते हैं, और उस राय ये थी कि हम लोगों को 6 की 6 सीट्स पे अकेला लड़ना चाहिए। तो जब डॉक्टर साहब के साथ मीडिया आ गया तो मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि हम 6 की 6 सीट लड़ सकते हैं या लड़ेंगे। बट देखिए, जहां तक कश्मीर की 3 सीटें हैं, अगर आपने ये जो इंडिया ब्लॉक जमा हुआ है वो हुआ किस लिए कि जो सीटें एनडीए के पास है उनके ऊपर हम लड़ा जाए। तो जब जम्मू कश्मीर की 3 सीटें हमारे पास हैं तो उसके ऊपर कोई चर्चा करना मकसद नहीं बनता। अब मकसद वो बनता है जो बीजेपी के पास है, चाहे वो लद्दाख की सीट हो, चाहे वो जम्मू की सीट हो, चाहे वो उधमपुर की सीट हो, सॉरी राजौरी की, वो जो कटरा वाली सीट है। तो ये 3 सीटों पे अभी भी हम तैयार हैं। अभी भी जो हमारा इंडिया ब्लॉक है और उसमें सबसे बड़ा कांग्रेस है और उन्हीं का स्टेक भी है जम्मू में ज्यादा, तो उनके साथ हम बात करते हैं। लेकिन जो सीटें हमारे पास हैं उस पर डिस्कशन करना इस वक्त ना तो कोई मकसद है और ना तो ये सॉल्व करेगा कोई भी हमारा रेट। जी, लेकिन मैसेज कहीं ना कहीं ये जाता है कि जो असहमति है, जो नाराजगी है आपस में सीटों को लेकर, वो दिखती है कि आप मिलजुल कर संयुक्त रूप से एक ज्वाइंट चैलेंज बीजेपी को या फिर एनडीए को नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि सीटों पर ही कोई आपसी सामंजस्य नहीं है, आपसी सहयोग की भावना की भी कमी नजर आती है, और एक स्ट्रांग मैसेज जो बीजेपी या फिर एनडीए के लिए दिए जाना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं एक कमजोर जो है एक मैसेज भी दिखता है कि जब आप बात करते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी सीट्स हैं उस पर किसी तरह के बंटवारे पर हम जो है बातचीत करना भी पसंद नहीं करेंगे। नहीं, देखिए ना, हमारा जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया ब्लॉक के हैं उनका आपस में आने का मकसद है कि जो सीटें बीजेपी के पास है, अब देखिए, चाहिए हम जम्मू चलते हैं, जम्मू में चिनाब एरिया है और जम्मू का प्लेन्स है। जम्मू के प्लेन में बीजेपी का अच्छा है, लेकिन जो जम्मू के जो चिनाब एरिया है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अच्छा है और कांग्रेस का भी ठीक ठाक है। तो अगर हम एक साथ मिलते हैं तो शायद हम बीजेपी वालों को हराएं। अब जो इंडिया ब्लॉक, सारा मकसद तो यही है। देखिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर एक बहुत ही छोटी यूटी स्टेट है। बड़ी स्टेट जैसे तमिलनाडु है या वेस्ट बंगाल है या बिहार है, उनमें जिसमें बहुत ज्यादा सीटें असमंजस, ये जो आपस में जो ये हो कोलैबोरेशन, वो उन जैसी स्टेट्स में होना चाहिए। हमारे में शायद 6 में से 3 और 3 का हो सकता है। तो हमारा इतने बड़ी सीट्स नहीं है कि हम इसके ऊपर इतना बड़ा बवाल करें। मुझे लगता है कांग्रेस को, मैं बार बार अपने मीडिया के साथ, दोस्तों के साथ यही बात करता हूं कि एक बड़े भाई के हैसियत से कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, अगर बीजेपी को हराना है तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ही आगे आ सकती है। कांग्रेस को एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, पूरा मुल्क है, उसमें वो करें। अब जहां तक कश्मीर में, मैं फिर से आता हूं, जो 3 सीटों में बीजेपी का कुछ नहीं है कश्मीर में। अगर हम लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, जीतेगा चाहे कांग्रेस, चाहे पीडीपी या चाहे एनसी, तो हम आपस में लड़ने से अच्छा है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो करें। जहां हम जीत सकते हैं, जहां हमारी संभावना है कि
हम अगर इकट्ठे आए तो जीत सकते हैं, तो वो जम्मू, लद्दाख और बाकी जो तीसरी सीट है उस पर कर सकते हैं। सो इट इज वेरी क्लियर, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चाहे वो टीएमसी की बात हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो, या चाहे तमिलनाडु की पार्टी हो जी, पॉलिटिकल पार्टीज हेड ऑन ले रही है बीजेपी को, तो कांग्रेस का फर्ज बनता है कि उसको सपोर्ट। जी। ऐसे में सवाल यही उठता है कि फिर एकता कहाँ है, एक जो आप मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं वो कहाँ नजर आ रही है? क्योंकि हर राज्य में जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस को सीटों पर बंटवारे के लिए सहमत नहीं नजर आती। आपने जिक्र किया टीएमसी का, ममता बनर्जी का, उत्तर प्रदेश में चले जाइए अखिलेश यादव का, बिहार में आपने देखा कि नीतीश जी ने क्या किया, और यही आरोप अब फारूक अब्दुल्ला जी पे भी लग रहा है। तनवीर सादिक साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, तनवीर जी बातचीत आगे बढ़ाऊंगी मैं आपसे, और मेरा सीधा सीधा वोटर्स के पर्सपेक्टिव से मैं समझना चाहती हूं कि जो इंडियन वोटर्स है, जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं टू पार्टी पॉलिटिक्स जैसी रही है भारत में, वेदर इट्स बीजेपी और कांग्रेस। ऐसे में आप कह रहे हैं कि रीजनल पार्टी ही जो है बीजेपी को चैलेंज कर सकते हैं और कांग्रेस को जो है नेशनल लेवल पर अपना जो है परफॉर्मेंस दिखाना होगा, लेकिन बात लोकसभा चुनाव की ही हो रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का रोल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तनवीर साहब। बिल्कुल नेहा, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है। शायद 200 से कोई 150 से 200 की सीट्स जो लोकसभा की है उस पे डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी का जी। अब देखिए, अगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस को उन सीटों में सपोर्ट करें जहां 200 सीट में डायरेक्ट फाइट है बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी, शायद कॉमन सेंस भी ये कहता है कि उसमें हेल्प करेगी। अगर आप देखेंगे कि जब आपने इलेक्शन देखा इसका राजस्थान का, या सॉरी मध्य प्रदेश का, आपने देखा होगा उसमें जब पूरे एनालिसिस किया तो कोई 30 से 40 सीटों पे जो चाहे वो दो चार जो दल थे अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस, उन लोगों का वोट अगर इसके साथ मिल जाता कांग्रेस के साथ, तो शायद कांग्रेस इस वक्त मध्य प्रदेश में हुकूमत कर रही होती। तो मेरा गर्ज ये है कि कांग्रेस उन सीटों पे फोकस करे जिन सीटों पे उनका डायरेक्ट फाइट है, जहां ट्रायंगुलर फाइट है, या जहां चार चौकिना फाइट है, चार साइड्स का, तो मुझे लगता है उधर वो देखना चाहिए जहां जो सबसे ज्यादा लोगों में लोकप्रिय है या जिसके पास वोट ज्यादा है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया ब्लॉक के जो पार्टीज हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, वोटिंग शेयर किसकी ज्यादा है, शायद उस हिसाब से आगे चलना चाहिए। जिस तरह मैंने कॉमन सेंस की बात अभी कही कि जम्मू की जो 3 सीटें हैं, बिल्कुल इसमें बनता है कि हम डिस्कस करें जी। और बिल्कुल इसमें बनता है कि अगर 3-4 पॉलिटिकल पार्टी जम्मू में, लेह में मिलती है। आपको मैं लेह का एक एग्जांपल देता हूं। लेह में हमारा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था सपोर्टेड बाय अस, और बीजेपी ने एक कैंडिडेट उठाया, सॉरी कांग्रेस ने उस वक्त, और उसके 2-3 हजार वोट काटने से हमारा वो कैंडिडेट हार गया। तो फिर से मैं कह रहा हूं, जो इंडिया ब्लॉक है उनका मेन मकसद है जो बीजेपी की यूपीए की सीट्स है उन पे इलेक्शन करके उस पे जीत हासिल करनी जी, इंस्टेड ऑफ हमारे पास सीटें हैं उसमें कोई कंट्रोवर्सी करना। तो मुझे लगता है कि जहां 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि उसमें एक रीजनल सेंटिमेंट भी आता है, उसमें रीजनल सेंटिमेंट्स को भी समझना चाहिए। जब आप रीजनल पार्टीज की बात करते हैं तो मैं महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है फिर वो भी इस तरह की बातें करेंगे, तो फिर इंडिया ब्लॉक में जिस यूनिटी की बात हो रही है, जो एक कंबाइंड फाइट की बात हो रही है, वो फिर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आता है। मैं पूरे के पूरे इंडियन वोटर्स की बात कर रही है जो इंटायर भारत में, इंटायर नेशन में लोकसभा चुनाव के पर्सपेक्टिव से एक ऑपोजिशन या फिर एक ऑप्शन तलाश रहा है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। चलिए यूपी में हम देखते हैं कोई एक ऐसी सीट जिसमें अखिलेश यादव आज की डेट पे एक सीट से जीता हुआ है। अब उसमें कांग्रेस भी है, उसमें बाकी दल भी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है जी। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि अखिलेश यादव जी उस सीट पे जीतने चाहिए, क्योंकि जो उसके इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स वो कांग्रेस या जो इंडिया ब्लॉक की कोई पार्टी है। अब जहां की सीट ऐसी हो जहां ना कांग्रेस ने जीता है, ना अखिलेश यादव की सीट या कोई और है, उधर बीजेपी का कैंडिडेट है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे कांग्रेस है और ये है, उसमें गठबंधन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कहते हैं वो एक मैटर ऑफ डिबेट है,
एक मैटर ऑफ डायलॉग है। जिस तरह मैंने कहा, ये जो जम्मू की और लद्दाख की जो 2-3 सीटें हैं, उसमें भी हमारा वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू से हमारा भी एमपी रह चुका है कुछ साल पहले, और ऐसा नहीं कि हम नहीं जीते हैं। अब जहां तक आप पीडीपी की बात करें, पीडीपी का भी बिल्कुल रोल है, उन 3 सीट्स में उनका भी कहीं वोट है। तो हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो एनडीए की सीट्स हैं उस पे हम ज्यादा फोकस करें, बनिस्बत उस सीटों पे जिन सीटों पे अभी चाहे यूपीए के हैं कैंडिडेट या अभी जीते हुए हैं। जी, कहीं ना कहीं ये स्थिति दिखती है कि जो जम्मू कश्मीर में चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो अपनी सीटों पर बंटवारे को बिल्कुल राजी नहीं है। मैं बात करना चाहूँगी असेंबली इलेक्शंस की, क्योंकि ये बिल्कुल माना जा रहा है और इस बात से इसके बहुत ज़बरदस्त कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। क्या पूरी तैयारियां हो चुकी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से? देखिए, एज अ पॉलिटिकल पार्टी मुझे लगता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के लिए तो रेडी है, लेकिन हम लोग पिछले 5 साल से वेट कर रहे हैं। आप समझिए कि शायद इस मुल्क में एक वाहिद रियासत है या वाहिद यूटी है आप, जिसने 5 साल से अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं देखी है। ना कि सिर्फ हम एज पॉलिटिकल पार्टी, बट लोग भी आज तंग आ गए हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमारी इस मुल्क की ब्यूटी है इसकी डेमोक्रेसी। अगर हम किसी सीट को या किसी स्टेट को महरूम रख रहे हैं उस डेमोक्रेसी से, तो शायद गलत है। अब जहां तक असेंबली की बात है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि लोगों को उनकी चुनिंदा सरकार दे दीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी दे दीजिए। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि कभी बीजेपी इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप जाते हैं, कभी सिक्योरिटी इश्यूज के पीछे छुप जाते हैं। बट आज के स्टेटमेंट और कुछ जो 3 चीजें हो रही है, उससे कहीं पॉजिटिव साइन लग रहा है कि शायद इलेक्शन हो जाए। और वैसे भी ये भी बहुत हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को ये वर्डिक्ट देना पड़ा कि बिफोर सितंबर 2024 जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाए। तो काश इलेक्शन कमिश्नर ने एज ऑटोनमस बॉडी उससे पहले डिसाइड कर दिया होता। पर चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब हम वेट कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर को उसकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मिले। फिर जो वो लोगों तक है वो किस पार्टी को चुनते हैं, बट हम पूरा वेट कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि जितना भी जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर में एक अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। बिल्कुल। तनवीर साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया है वहाँ से, तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, सब ने ये बातें कही हैं कि जिस तरीके से फोर्स वहाँ पर अभी भी तैनात है, जिस तरह से लोगों को जो बेसिक राइट्स होते हैं, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, की भी आज़ादी वहाँ पर वैली में नहीं है। क्या आप अब भी जब चुनाव होने जा रहे हैं तभी भी यही स्थिति बनी हुई है? क्या ताज़ा अपडेट्स आपके पास हैं? जो फारूक अब्दुल्ला सर ने कहा था अभी हाल ही में, मुझे उनका स्टेटमेंट याद आ रहा है जब वो पार्लियामेंट से बाहर निकलते हुए कह रहे थे कि कैसे हर एक घर के आगे एक जो है फोर्स का पर्सनल तैनात रहता है और इससे लोगों को दम घोटू सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, 2 चीजें हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने वो इस रिस्पॉन्स में दिया था कि बार बार बीजेपी वाले या उनके जो एलाइज हैं वो बार बार चिल्लाते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गई हैं और अब सब कुछ सामान्य है। देखिए, आज भी आपने राजौरी का इंसिडेंट देखा होगा। कुछ 2-3 दिन पहले जो श्रीनगर डाउनटाउन है उधर 2 जो टूरिस्ट है उनको मारा गया, या बार बार जो ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, तो वो रुकी नहीं है। जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस की बात है, उनका रहना, उनका तैनात रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे हमारी हुकूमत थी या चाहे आज है। क्योंकि अभी भी जो हमारा नेबर है वो अभी भी प्रॉक्सी वॉर हमारे ऊपर खेल रहा है, और हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 10,000 वर्कर्स, लीडर्स, एमपीज, मिनिस्टर्स मारे गए हैं उनके हाथों। तो हम बार बार कहते हैं कि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद सबसे ज्यादा शहादत हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने दी है इन मिलिटेंट के हाथ, जो गोलियों के हाथ या बाकियों की तरीके से मारे गए। बट हम आज भी कहते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है। हाँ, अभी थोड़ा सा एक लाल आया है उसमें, बट अभी सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ है और रहना है, हम उसमें नहीं कह रहे। पर हम ये चाहते हैं कि आप टूरिज्म को उसके साथ न जोड़ें।
टूरिज्म को ऊपर करने के लिए, मीडिया में डालने के लिए आप कहते हैं कि हालात ठीक हो गई हैं। ये भी समझिए जो हमारा पड़ोसी है वो इसी को लेकर सिक्योरिटी सिचुएशन खराब कर देता है और हमारा टूरिज्म पे हिट आ जाता है। तो जहां तक ये सारी सिनेरियो है, और आज अभी इलेक्शन है, पहले पार्लियामेंट है, और अगर इलेक्शन इसके साथ असेंबली हो गया, हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत है। यहाँ वेस्ट बंगाल या बाकी स्टेट्स में जरूरत होती है, तो जम्मू कश्मीर में तो आप समझ ही सकते हैं कि होनी चाहिए। उसके बाद अमरनाथ यात्रा जी है, उसकी भी प्रिपरेशन है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ तैनात रहना जरूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसको पॉलिटिसाइज ना करें, वो वही हम चाहते हैं जो बार बार भाजपा इसको पॉलिटिसाइज करता है, उसको उसके से हम जरा थोड़े से नाराज हैं कि वो ना करे। बाकी हमने भी हुकूमत यहाँ की, हमने भी मिलिटेंसी से लड़ा है, हमने भी अपने लोग खोए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर को सेफ रखना। तनवीर जी, टूरिज्म की बात की आपने। बीजेपी लगातार इस मसले पर बहुत बड़े दावे करती रही है कि जब से वहां पर 370 हटाया गया है तब से टूरिज्म में काफी इजाफा हुआ है और अब एक पीसफुल एनवायरनमेंट देखा जा रहा है वहां पर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, और इसलिए नहीं मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं बीजेपी का एक ओपोनेंट पार्टी हूं या ऐसा कुछ हूं, बट मैं आपको बताऊंगा एक चीज कि बीजेपी से दो चीजों में कोई नहीं जीत सकता। एक, झूठ बोलने पे, और नंबर्स के साथ खेलने में। मैं आप उसका आपको थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। जब अचानक बीजेपी ने ये पिछले साल अनाउंस कर दिया कि जी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट आए हैं इधर, तो हम भी एज पॉलिटिकल पार्टी हैरान हो गए कि क्या शायद हमें कुछ गलती होगी कि इतने सारे कोई 1.5-2 करोड़ के करीब टूरिस्ट आए हैं, तो कुछ तो हुआ होगा जो इनने किया है। अब जो ही हमने उसका ब्रेकअप देखा तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो टूरिस्ट हैं उसमें जब आपने ब्रेकअप देखा तो उसमें पहला माता वैष्णो देवी पिलग्रिम्स, सेकंड श्री अमरनाथ यात्रा पिलग्रिम्स। अब आप हैरान होंगे कि जब भी हमें अपनी टूरिस्ट या टूरिज्म डिपार्टमेंट से हम करते थे तो हम यात्रियों को उसके साथ कभी जोड़ते नहीं थे। और आपको मैं एक हैरानी की और बात बताऊं, 1 करोड़ का नंबर जो यात्री का पिलग्रिम पास हुआ था जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। हमारा यहाँ मंत्री गया था उधर माता वैष्णो देवी, उसको वो सर्टिफिकेट दिया जो 1 करोड़, वो तब हुआ था। लेकिन हम इसको इसके साथ नहीं जोड़ते थे क्योंकि हम समझते हैं कि जो ये यात्री होता है वो सीधे दिल्ली से कटरा में ट्रेन में आता है, वहां माता की दर्शन करके वापस चला जाता है। उसका वो पटनी टॉप भी नहीं जाता है, हम कहें कि जम्मू जाए या कहीं जाए, नहीं, वो वापस चला जाता है अपने दर्शन करके। सो टूरिज्म पार्ट ऑफ इट पे इस पे कोई असर नहीं होता। लेकिन जब इनके हमने नंबर देखे तो हम हैरान हो गए। 1 करोड़ वो, उसके बाद 10-15 लाख अमरनाथ यात्री, और फिर वही बचे जो हमारे वक्त होते थे 2 मिलियन टूरिस्ट या 2, मैं मानता हूं 2-3 लाख लोग बिल्कुल ऐड हुए होंगे। बट जो ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि करोड़ों आए, वो करोड़ों वही है जो पहले भी अमरनाथ यात्रा या माता वैष्णो देवी पे आते थे, वो वही हैं। सो इस नंबर गेम में इनके साथ कोई जीत नहीं सकता। और आप जानते हैं आपका मीडिया इनके हाथ में, तो कोई हमारा जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो आगे लेना नहीं चाहता। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, चलिए इनसे एक सवाल पूछे कि अगर टूरिस्ट इतने आ गए तो 2019 के बाद कोई मुझे एक नया होटल बताइए, कोई एक नया रिजॉर्ट बताइए, कोई ऐसी चीज, क्योंकि अगर अचानक 2 करोड़ टूरिस्ट वो रहेंगे कहां? क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो पहले से था ना, 2019 से पहले। तो अचानक 2019 के बाद अगर 2 करोड़, तो सड़कों पे तो नहीं रहे थे, कहीं तो उनको रहना था। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इंप्रूव ही नहीं हुआ तो वो टूरिस्ट कहां पे? तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि ये नंबर्स के साथ खेलते हैं, वर्ड्स के साथ खेल के फिर आगे लोगों में डाल देते हैं कंफ्यूजन। ये तो बात हो गई टूरिज्म की, लेकिन डेवलपमेंट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स लाने का बीजेपी क्लेम कर रही है कि बहुत सारी, चलिए उस पर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। जितने भी प्रोजेक्ट्स जो कल प्रधानमंत्री भी इनॉग्रेट करने वाला है, आप हैरान होंगे वो मनमोहन सिंह जी की ड्यूरेशन में हुआ है। कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं, चाहे वो आप जडमोल टनल करें, चाहे आप उसके आगे वाला वो जो टनल है जो लद्दाख के साथ होता है वो, चाहे बानिहाल टनल, चाहे ये जो रेल का ट्रैक है जो जम्मू और कश्मीर को, ये सारा यूपीए गवर्नमेंट के तरीके से है। बस ये फर्क है कि आज उसको कंप्लीशन में हमारे प्रधानमंत्री या बीजेपी वाले जाके उसकी रिबन काट के सारा क्रेडिट लेंगे कि जी हमने, या नहीं तो मुझे एक ऐसा बताइए, अच्छा छोड़िए ये चीज, एम्स जम्मू, एम्स कश्मीर, आईआईटी जम्मू, आईआईटी कश्मीर, सब यूपीए के दौरान में हुआ है।
कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जिसको आज हम बोले, बीजेपी वाले बोले कि यह हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, कि हमने जब से, नहीं तो इनको 10 साल हो गए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमारी देन है जम्मू कश्मीर का। जी चलिए मैं कहता हूँ, आप लोग गुलमर्ग गए होंगे, आप लोग पहलगाम गए होंगे, बड़ी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां मुझे एक नया होटल कोई बता के दिखाइए। मैं कहता हूँ चलिए जी, बड़े प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो छोड़ दीजिए, कोई एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप मुझे, ये तो बड़े वर्ल्ड रिनाउंड डेस्टिनेशंस है ना, कोई इंप्रूवमेंट में बताइए, मैं मान लूं। तो मतलब मैं वही कह रहा हूं कि ये इनको मीडिया स्ट्रैटेजी और इनके नंबर उसके साथ कोई जीत नहीं पाएगा। बट एक नया प्रोजेक्ट कोई खुला नहीं है बीजेपी की तरफ। हाँ, वो प्रोजेक्ट्स में इन लोगों ने उसको बढ़ावा दिया, उसको बाकी तेज किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें मैं एज अपोनेंट बिल्कुल इसका एग्री करूंगा कि उसको शायद थोड़ा जल्दी फंडिंग करके उसका काम कर दिया, बट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया। जी तनवीर साहब, बीजेपी से कई बार जम्मू रीजन में भी लोगों की नाराजगी सामने आती रही है। जिस तरह से एक स्टेट को रिड्यूस करके यूटी बना दिया गया, इसकी नाराजगी सिर्फ वैली में ही नहीं बल्कि जम्मू रीजन में भी काफ़ी देखी गई है। बीजेपी के खिलाफ ये नाराजगी पहले से बढ़ी है या फिर अब लोगों का जो रुख है वो बदल रहा है? क्योंकि बीजेपी जिस तरह के आंकड़े दिखाती रही है कि हमने 370 हटाकर कितना बड़ा यहाँ पर एक अचीवमेंट किया है, और इसको सीधे सीधे जम्मू कश्मीर जो कि अलग थलग एक प्रदेश था, वो भारत की मुख्य धारा में अब जोड़ा गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नेहा छेड़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जम्मू के लोग, जिन लोगों ने 370 के बाद बहुत खुश हो गए थे कि 370 खत्म हो गया, आज की डेट पे अगर आप अपने सोर्सेज से बीजेपी वालों के साथ बात करेंगे तो वो चाहते हैं असेंबली इलेक्शन पार्लियामेंट के साथ हो, क्योंकि वो मोदी जी के नाम पे वहां वोट लाना चाहते हैं। नहीं तो आज की जो डेट पे जम्मू बीजेपी का इतना बुरा हाल है कि अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कराए शायद वो डबल फिगर में भी नहीं आएंगे, इतना बुरा हाल है उनका। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो देखिए 370 की वजह से कॉन्ट्रैक्ट्स रुकते थे, जो लोकल्स थे जम्मू के, जो डोगरे थे या वहां के रहने वाले थे, उनको मिलते थे। आज तो पंजाब से भी लोग आ सकते हैं, और जितने भी बड़े बड़े सैंड को जो ये है कॉन्ट्रैक्ट, वो सब बाहर वालों ने लिया है। जम्मू वालों को जो वो आक्रोश है, वो गुस्सा है, वो तो बहुत चरम छू रहा है इस वक्त। इतना ज्यादा गुस्सा है, इतना ज्यादा आक्रोश है लोगों के इसमें। बट मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी शायद एज पॉलिटिकल अपोनेंट मैं सिर्फ बोल सकता हूं, बट कल इलेक्शन होगा तो आप उसका रिजल्ट इलेक्टोरल बूथ से देख लेंगे कि लोगों का गुस्सा कितना है। अब वो चाहते हैं कि शायद अगर पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन साथ हो तो शायद किसी तरीके से जो वो हमारे प्रधानमंत्री का करिश्मा है वो जम्मू में चले। पर मुझे लगता है लोग जो है वहां के बहुत समझदार हैं, और वो जानते हैं कि पार्लियामेंट के लिए किसको वोट करना और असेंबली के लिए किसको वोट करना। यानी अगर बीजेपी इस स्ट्रैटेजी को अपनाती है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी करा लिए जाए, तो भी इसका फायदा जो वोटर्स हैं वो बीजेपी को नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने प्रदेश में जो है अपने अधिकारों को बखूबी समझती है, और वो पीएम मोदी से अब इतनी प्रभावित नहीं रही। जब 370 हटाया गया था उस समय जम्मू संभाग के लोगों में उनके प्रति काफ़ी जो है उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा थी। तनवीर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि गाहे बगाहे अक्सर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत को भी काफी पुश करते रहते हैं। आप एक दफा तो वो ये स्टेटमेंट भी दे गए थे कि अगर बातचीत नहीं की तो हालात यहाँ पर भी इतने बुरे हो जाएंगे कि गजा जैसा यहाँ पर हमें जो है वायलेंस देखने को भी मिल सकता है। जब इस तरह का एक सीरियस स्टेटमेंट देते हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत, इसको पुश करते रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, और उनका ये कह जाना कि अगर बातचीत नहीं हुई तो शायद जम्मू कश्मीर या खास करके वैली गजा में ना तब्दील हो जाए। देखिए, मैं इसमें एक दूसरे तरीके से इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कराऊंगा, वो ये कि इस मुल्क के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और शायद उनसे ज्यादा लोकप्रिय चाहे वो सेक्युलर कोई पार्टी हो या चाहे कोई भी लोग, चाहे वो दुनिया में कोई भी लीडर उसको बहुत प्यार करते थे। उनने एक बहुत अच्छी बात की कि आप दोस्त बदला सकते हैं लेकिन आप अपने हमसाया नहीं बदल सकते, अपने नेबर नहीं बदला सकते। राइट। और वो चीज पे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि
आपको अपने जो पड़ोसी है उनके साथ दोस्ती रखनी पड़ेगी, कितने भी आपको उनके साथ हॉस्टिलिटी हो। और वही मुझे आज भी लगता है, शायद आज वो मौका नहीं है कि हम पाकिस्तान से बात करें, चाहे वो सिचुएशन नहीं है, वो सर्कमस्टांसेस नहीं है। बट जब भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ऐसी बात करते हैं, उनका सिर्फ ये गर्ज है कि जम्मू कश्मीर में या चाहे इस पूरे मुल्क में एक बिगड़ा हुआ पाकिस्तान एक अच्छे हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। एक अच्छा पाकिस्तान, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान इस मुल्क के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी उधर होगी उसका डेफिनेटली उसका स्पिल ओवर हमारे इधर हो जाए। आज आप खुद देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें कितना बुरा हाल है। तो वो स्पिल ओवर ना हो जाए, उसके लिए एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की मदद करें। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद इस्लामाबाद गए, वहां जो जिसको हम कहते हैं, जो सोच भी नहीं सकते थे इस मुल्क के लोग के एक सुबह प्राइम मिनिस्टर यहाँ के जाके सीधे वहां किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर की शादी में अटेंड करे या दूसरे प्राइम मिनिस्टर को यहाँ इनवाइट करे। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं कि समझ सकते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री है। बट हॉस्टिलिटी से यही होगा कि दो मुल्क एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब का वही कहना है कि आपको बातचीत करनी पड़ेगी, चाहे आज नहीं, चाहे कल नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको ये बात करनी पड़ेगी। उसी से हमारे जो इश्यूज हैं बिटवीन टू कंट्रीज, मुझे लगता है उसको ऐसे ही रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तनवीर साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो रवैया रहा है, बार बार वो जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का मसला लेकर सामने आ जाता है और कहता है कि जब तक वापस वही स्थिति बहाल नहीं होगी बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही देखिए ना, दो चीजें हैं जो अगेन ये जो नैरेटिव बीजेपी का था, ये हमको समझना चाहिए। पाकिस्तान ने 370 को कभी माना नहीं था। 370 एक जम्मू कश्मीर और इस मुल्क के साथ एक इंटरनल अरेंजमेंट, उसमें पाकिस्तान का कोई, क्योंकि पाकिस्तान या सेपरेटिस्ट वो हम लोगों पे इसीलिए हमला करते थे क्योंकि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हमारी नेशनल, हम 370 को एक आईन का टुकड़ा मानते हैं और आज भी मानते हैं। वो चाहे दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में आज वो हमारी बात नहीं चली, नहीं तो इससे पहले 3 बार इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट दी है 370 पे। 3 बार दी, एक बार हमारे खिलाफ दी। हमने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसी से 370 आया। तो वो एक अलग डिबेट है। बट मैं ये मानता हूं कि 2019 तक भी पाकिस्तान 170 को नहीं मानता था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक और एस्पेक्ट है कि जो भाजपा थी वो कहती थी कि या तो 370 खराब है या तो पाकिस्तान खराब है, क्योंकि अगर 370 खराब है तो एक भी मिलिटेंसी इंसिडेंट्स कश्मीर में नहीं होना चाहिए। अगर आज भी होते तो इसका मतलब है 370 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल था। और पाकिस्तान अभी भी प्रॉक्सी वॉर्स कर रहे हैं। तो उस बात को हमें बार बार देना चाहिए। जो इस मुल्क में एक गलत तासुर दिया गया, एक नैरेटिव बनाया गया कि 370 की वजह से डेवलपमेंट नहीं है, 370 की वजह से टेररिज्म है, 370 की वजह से लोग फंसे हुए हैं, तो ये जो एक गलत नैरेटिव दिया गया, आज तो 370 हट गया, तो अभी क्यों नहीं नॉर्मल है जम्मू कश्मीर में? क्यों अभी भी 5 साल हो गए कि हम अपने लोगों को उनकी हुकूमत नहीं दे सकते? आज क्यों नहीं है कि हम अपनी नौकरियां नहीं दिला पाए, हम लोगों के दिल क्यों नहीं जीत पाए? अगर 370 सब खराब था, तो ये बात बार बार हम बोलते आए। आज वो माहौल नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन हम ये पूरे इस मुल्क को समझा पाएंगे। आज सबसे बड़ा वादा कौन सा करना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव? नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मतदाताओं के लिए, वोटर्स के लिए क्या बड़े वादे करना चाहती है? उनके लिए उनकी अपनी चुनिंदा सरकार होना आज की डेट के में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मानता हूं कि जब भी एक चुनिंदा सरकार हो और अगर उनने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किया, तो जो उनके साथ इन 5 साल में हुआ, जितने भी कोई ऑर्डर्स या लॉज आ गए एंटी पीपल, उसमें रिविजिट करना हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक फैसला होगा उसमें। और हम कोशिश करेंगे जो भी ऐसे कोई फैसले हुए उनको हम टर्न डाउन करें। मसलन कोई उदाहरण देना चाहेंगे कि वो एंटी पीपल कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब सिक्योरिटी, लैंड लॉज। यहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं, चाहे वो हिमाचल हो, गुजरात हो या बाकी स्टेट्स हैं, जिनने अपने लैंड लॉज बनाए हैं। जो नौकरियां आज अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में कोई नौकरियां होती हैं
तो उसमें मुल्क का कोई भी उसमें डाल सकता है, जबकि कंपटीशन सिर्फ स्टेट में होना चाहिए। बहुत सारी स्टेट्स ने ऐसे लॉज निकाले, ये कुछ स्टेट जो हमें 370 पहले बचाती थी, लेकिन स्टेट असेंबली के पास इतने पावर हैं कि वो ऐसे लॉज ला सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लॉज हम लाएं जो लोगों के जो एस्पिरेशंस है, लोगों के जो राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करें, और शायद उसमें लैंड लॉज, जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो बहुत बड़ा आरोप बीजेपी लगाती रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कि परिवारवाद, इस पार्टी में परिवारवाद हावी रहा है, तो क्या इस आरोप से बचने के लिए पार्टी कुछ कर रही, कुछ नए चेहरे भी हम उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव होंगे या फिर लोकसभा के चुनाव होंगे, वो नए चेहरों को मौका देगी पार्टी? आपके हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री है वो भी डायनास्ट है, आपके माधव राय सिंधिया जी वो भी डायनास्ट है। ऐसा क्यों है कि जब बीजेपी में है तो वो दुले हैं, जब वो बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी में है वो खराब है। यही मुझे ये बड़ी हैरानी होती है जब बीजेपी वाले डायनास्ट बोल के हमें बोलते हैं, लेकिन अपने 4 उंगलियां जो हमारे उनके ऊपर होती है उसके ऊपर बात नहीं होती है। बट चलिए वो ठीक है। इस मुल्क की सबसे इंपॉर्टेंस और सबसे बड़ी ब्यूटी इसकी डेमोक्रेसी है। आप कितने भी शातिर हो, आप कितने भी अच्छे हो, बुरे हो, लेकिन जब आप मतदाता के पास जाते हैं तो लोग इस मुल्क के मास्टर हैं। जब वो बैलेट में आपको वोट डालते हैं, वो चाहे आप कैसे वो चुनते हैं। तो मुझे लगता है जब इलेक्शन होगा, अगर बीजेपी की बात सच है तो वो हमको बाहर कर देगी, अगर हमारी बात सच है तो शायद वो बीजेपी को बाहर कर देगी। उससे आपका डायनास्टिक रूल, आपकी सारी ये जो चीजें हम पे उंगलियां उठ रही है वो सारी क्लियर हो जाए। बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले इलेक्शन कराना। जी, और आपकी बातों पर अगर माने तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव भी बीजेपी की कोशिश रहेगी कि लोकसभा चुनाव के साथ हो जाए। लेकिन मैं वोटर लिस्ट की तरफ भी आपका थोड़ा सा आपकी टिप्पणी चाहूँगी, स्टेटमेंट चाहूँगी कि वोटर लिस्ट को लेकर बीच बीच में कई बार इस तरह से इल्ज़ाम लगे कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, या फिर बीजेपी उन इलाकों में ज़्यादा मतदाताओं को की संख्या दिखा रही है जहाँ पर उसकी जीत की संभावनाएं ज़्यादा हैं। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये कंट्रोवर्सी बहुत चरण पे थी, बहुत उस वक्त पीक पे थी, तो हमने एक ही बात बताई, क्योंकि शायद पहली बार एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑर्डर आया था जिसमें क्लैरिटी नहीं थी। उसमें यह बताया गया था कि अगर कोई भी यहां रहता है जम्मू कश्मीर में, तो वो जाके इलेक्शन ऑफिस में अपना वहां नाम काट के यहां नाम बनवा सकता है। देखिए, जब पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो इस मुल्क का है, जो इलेक्शन का है, जो हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत 2-4 चीजें डिफाइन करके हैं कि आप वहां के रेजिडेंट हुआ, या आपके पास अगर आप रेंट पे हो तो वहां की उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, 2-4 चीजें थी। तो हमने ये कहा कि जो बाकी मुल्क में इस लॉ है, वही लॉ आप जम्मू कश्मीर में भी डालें। अगर उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको क्लेरिफाई करके एक नया ऑर्डर निकाला, हमने सिर्फ ये कहा कि देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ जम्मू कश्मीर में समर के टाइम पे कोई 10-15 लाख लेबर्स आते हैं। जो पहला इनका रूल था, अगर उस हिसाब से वो 10-15 लाख यहाँ के वोटर बन सकते थे, और यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 10-10, 20-20, 30-30 हजार का डिफरेंस होता है कैंडिडेट्स में। तो आप सोचे, इस 15 लाख जो बाहर के आए, ये तो आराम से चेंज कर सकते थे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का फ्यूचर। तो हमने उस चीज में कहा कि जो बाकी मुल्क में है वही आप जम्मू कश्मीर में डाल दीजिए, जो वहां है वो हम, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जो बाकी मुल्क में है वो यहाँ भी डाल दीजिए। बस हमारा वो था, वो क्लियर हो गया, और उसके बाद फिर जो उन्होंने ऑर्डर्स निकाले उससे हम फिर थोड़े से सहमत हो गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी तनवीर जी, आपने समय निकाला और जस हिंदी के साथ जुड़े, और आपके ज़रिए हमने समझने की कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिटिक्स है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के दावे करती है, और जो वादा सरकार चुने जाने पर वो कर रही है कि वहाँ के नागरिकों के जो बेसिक राइट्स है उनको दोबारा से जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस भी हमारी तरफ से आने वाले चुनाव के लिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और अब दर्शकों से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि आपको चर्चा द ट्रुथ कार्यक्रम के बारे में कोई भी सुझाव हैं या फिर कोई शिकायत है तो आप हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपना बेशकीमती फीडबैक देना ना भूलें। आपसे अगले हफ्ते होगी मुलाकात किसी विशेष अतिथि के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।